नमस्कार। योगानंद जी की जीवनी योगी कथामृत में आज है प्रकरण 8। भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में योगानंद जी ने अपनी जीवनी में क्या लिखा है वो हम आज के वीडियो में जानेंगे। जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी से पहले ही कर लिया था। यह उत्तेजक टिप्पणी सुनकर मैं रास्ते के किनारे खड़े होकर विज्ञान विषयक चर्चा कर रहे प्राध्यापकों के एक दल के पास जाकर खड़ा हो गया। यदि उनमें सम्मिलित होने के पीछे मेरी भावना जाति के अभिमान की थी तो मुझे उसका खेद है। भारत न केवल गूढ़ चिंतन में वरन भौतिक विज्ञान में भी प्रमुख भूमिका निभा सकता है। इस बात के प्रमाण में अपनी गहरी अभिरुचि को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। आप क्या कहना चाहते हैं सर? प्राध्यापक महोदय ने प्रसन्नतापूर्वक स्पष्टीकरण दिया। वायरलेस कोहिरर और विद्युत तरंगों की वक्रता दर्शाने वाले एक यंत्र का आविष्कार सबसे पहले बोस ने किया था, परंतु इस भारतीय वैज्ञानिक ने अपने आविष्कारों से कोई आर्थिक लाभ उठाने की चेष्टा नहीं की। शीघ्र ही उन्होंने अपना ध्यान अजैव से जैव जगत की ओर मोड़ दिया। वनस्पति शास्त्रज्ञ के रूप में उनके द्वारा किए गए क्रांतिकारी आविष्कार उनके भौतिक विज्ञानी के रूप में किए गए मौलिक आविष्कारों से भी कहीं अधिक बढ़ चढ़कर है। मेरे ज्ञान में वृद्धि करने वाले प्राध्यापक महाशय का मैंने विनम्रतापूर्वक धन्यवाद किया। उन्होंने आगे कहा, यह महान वैज्ञानिक प्रेसिडेंसी कॉलेज में मेरे सह अध्यापक हैं। दूसरे ही दिन मैं उस ऋषि तुल्य महान ज्ञानवेत्ता से मिलने उनके घर गया, जो मेरे घर के पास ही था। लंबे समय से मैं दूर से ही उनके प्रति श्रद्धा भाव रखता आ रहा था। गंभीर, प्रशांत और एकांत प्रेमी वनस्पति शास्त्रज्ञ ने शिष्टतापूर्वक मेरा स्वागत किया। उनकी आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी। वे घने केस, विस्तीर्ण ललाट तथा स्वप्निल नेत्रों के रूपवान व्यक्ति थे। उनका शरीर सुगठित था। बोलने में उनका विशुद्ध उच्चारण उनके शुरू से ही वैज्ञानिक स्वभाव को दर्शाता था। पश्चिम की वैज्ञानिक सोसाइटियों की सभाओं में भाग लेकर मैं हाल ही में वापस आया हूँ। मेरे द्वारा आविष्कृत जीवन की अविभाज्य एकता दर्शाने वाले उपकरणों में उनके सदस्यों ने गहरी रुचि दिखाई। बोस केस्कोग्राफ की परिवर्धन शक्ति 1 करोड़ गुना है। माइक्रोस्कोप तो केवल कुछ सहस्त्र गुना ही परिवर्धन करता है। फिर भी उसने जीव विज्ञान को तीव्र गति प्रदान कर दी, जीव विज्ञान में प्राण फूंक दिए। केस्कोग्राफ अगणित मार्ग खोलता है। सर, अपने विज्ञान की अमूर्त बाहों से पूर्व और पश्चिम के आलिंगनबद्ध होने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बहुत कुछ किया है। मेरी शिक्षा कैम्ब्रिज में हुई प्रयोगों के आधार पर ही किसी भी सिद्धांत की सूक्ष्म से सूक्ष्म जांच करने की पाश्चात्य पद्धति कितनी सराहनीय है, यह प्रयोगमूलक कार्य पद्धति मुझे अपनी पौरवात्य विरासत में मिली। आत्म परीक्षण की क्षमता के साथ जुड़कर और भी अधिक प्रभावी हो गई। इन दोनों की युति ने मुझे दीर्घकाल से अबोल रहे प्रकृति जगत के मौन को तोड़ने में समर्थ बनाया। सारे भेद खोल देने वाले मेरे केस्कोग्राफ के रेखाचित्र प्रमाण हैं। संदेह करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कि पेड़ पौधों में भी संवेदनशील स्नायु तंत्र होता है और उनका जीवन विभिन्न भावनाओं से युक्त भी होता है। प्रेम, घृणा, आनंद, भय, सुख, दुख, मूर्छा और अन्य उत्तेजनाओं के प्रति असंख्य प्रकार की प्रतिक्रियाओं की भावानुभूति जिस प्रकार सब प्राणियों को होती है, उसी प्रकार सब पेड़ पौधों को भी होती है। सर, आपके इस क्षेत्र में आगमन से पहले तो सारी सृष्टि में व्याप्त जीवन की अद्वितीय धड़कन एक कवि की कल्पना मात्र लगती होगी। एक संत को मैं कभी
जानता था जो कभी कोई फूल नहीं तोड़ते थे। वे कहते थे गुलाब के पौधे से मैं उसका सौंदर्याभिमान कैसे छीन लूं, अपनी उद्दंडता से उसे विवस्त्र करके उसके आत्मसम्मान को धक्का कैसे पहुंचाऊं। उनके उन सहानुभूतिपूर्ण शब्दों को आपके आविष्कारों ने अक्षरशः यथार्थ सिद्ध कर दिया है। कवि सत्य से अंतरंग होता है, जबकि वैज्ञानिक अजीबोगरीब ढंग से उस तक पहुंचने का प्रयास करता है। किसी दिन मेरी प्रयोगशाला में आकर केस्कोग्राफ के असंदिग्ध प्रमाणों को देख लो। कृतज्ञतापूर्वक मैंने आमंत्रण स्वीकार कर उनसे विदा ली। बाद में मैंने सुना कि उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ दिया है और अब वे कोलकाता में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। जब बोस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ तब मैं उस उद्घाटन समारोह में उपस्थित था। सैकड़ों उत्साही लोग संस्थान के परिसर में इधर से उधर घूम रहे थे। विज्ञान के इस नए पीठ की कलात्मकता और आध्यात्मिक प्रतीकात्मकता को देखकर मैं मुग्ध हुआ। उसका प्रवेश द्वार सुदूर स्थित किसी प्राचीन मंदिर का अवशेष है। कमलों से भरे एक जलकुंड के पीछे कमल भारत में दिव्यता का प्राचीन प्रतीक है। उसकी उन्मिलित होती पंखुड़ियाँ आत्मा के उन्मिलन का संकेत देती हैं। कीचड़ में उत्पन्न होने पर भी उसके विशुद्ध सौंदर्य का विकास आध्यात्मिक संभावना को परिलक्षित करता है। तो कमलों से भरे एक जलकुंड के पीछे स्थित मशालधारी स्त्री मूर्ति नारी के लिए अमर प्रकाश दात्री के रूप में भारत के आदर को सूचित करती है। एक उद्यान में अगोचर ब्रह्म को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर में मूर्ति विहीन रिक्त स्थान ईश्वर की निराकारता को सूचित करता है। इस उद्घाटन के महान अवसर पर सर जगदीश चंद्र बोस का भाषण ऐसा लग रहा था मानो वह सीधे किसी अंतः प्रेरित प्राचीन ऋषि के मुख से निःसृत हो रहा हो। इस संस्था को मैं आज केवल एक प्रयोगशाला के रूप में नहीं, वरन एक मंदिर के रूप में समर्पित करता हूँ। उनकी आदरणीय महानता खचाखच भरे सभागृह पर एक अदृश्य चादर के समान छा गई। अपनी खोज में मैं कब पदार्थ विज्ञान और प्रकृति विज्ञान के सीमा क्षेत्र में पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं चला। मेरा आश्चर्य बढ़ता ही गया जब मैंने देखा कि सजीव जगत और निर्जीव जगत के बीच की सीमा रेखाएं मिटती जा रही हैं और स्पर्श बिंदु उभरते जा रहे हैं। मैंने देखा कि निर्जीव जगत निष्क्रिय नहीं था, वह तो असंख्य शक्तियों के प्रभाव में पुलकित हो रहा था। सब में एक समान प्रतिक्रिया धातु, वनस्पति और प्राणी को एक ही सामान्य नियम में बांधती प्रतीत हुई। वे सब थकान और खिन्नता के तत्वतः एक समान लक्षण प्रदर्शित करते थे, जिनमें पुनः तरोताजा और हर्षोत्फुल्ल होने की संभावनाएं बनी रहती थी। मृत्यु के साथ जुड़ी हुई अस्थायी प्रतिक्रियाहीनता के प्रदर्शन में भी सब एक समान थे। इस विराट सामान्यत्व से विस्मय विभोर होकर मैंने बहुत बड़ी आशा के साथ अपने प्रयोगों के परिणामों को रॉयल सोसाइटी के समक्ष रखा, परंतु वहां उपस्थित प्रकृति विज्ञानियों ने मुझे उनके लिए सुरक्षित क्षेत्रों पर अतिक्रमण करने के बदले उस पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र तक ही अपने अनुसंधान को सीमित रखने की सलाह दी, जिसमें मेरी सफलता का भरोसा था। मैंने अनजाने में एक अपरिचित जाति व्यवस्था के क्षेत्र में घुसकर उसके शिष्टाचार का उल्लंघन कर दिया था। वहां अनजाने में एक धर्मशास्त्री पूर्वाग्रह भी कार्यरत था, जो अज्ञान को भी धर्म के समान प्रश्नातीत मानता है। यह प्रायः भुला दिया जाता है कि जिस परम सत्ता ने हमें चारों ओर से सृष्टि के इस नित्य बढ़ते ही जाते रहस्य से घेर रखा है, उसी ने प्रश्न करने और समझने की इच्छा भी हमें प्रतिष्ठापित कर दी है। अनेक वर्षों तक लोगों की गलतफहमियों का शिकार बनते रहने से एक बात मेरी समझ में आ गई। विज्ञान के उपासक का जीवन
अनिवार्य रूप से अनंत संघर्ष से भरा होता है। लाभ और हानि, सफलता और विफलता को एक समान मानते हुए उसे अपना जीवन प्रेम श्रद्धायुक्त अर्घ्य के रूप में अर्पण करना पड़ता है। कालांतर में विश्व की प्रमुख वैज्ञानिक सोसाइटियों ने मेरे सिद्धांतों और निष्कर्षों को स्वीकार करके विज्ञान में भारत के योगदान को मान्य किया। जो कुछ भी छोटा या सीमित हो, वह क्या भारत के मन को कभी तृप्त कर सकता है? एक अखंड जीवन परंपरा और पुनर्यौवन प्राप्त करने की एक जीवनप्रद शक्ति के द्वारा इस भूमि ने अगणित परिवर्तनों में बार बार अपना कायाकल्प किया है। भारत में सदा ही ऐसे लोग उत्पन्न होते आए हैं जिन्होंने समय के तत्कालिक और मोहक पुरस्कार को ठुकराकर जीवन के सर्वोच्च अभिष्टों को पाने का प्रयास किया है। अकर्मण्य परित्याग द्वारा नहीं, वरन कर्मठ कठोर संघर्ष द्वारा। संघर्ष को अस्वीकार करने वाले दुर्बल के पास कुछ प्राप्त न कर पाने के कारण त्यागने के लिए भी कुछ नहीं होता। जिसने संघर्ष कर विजय प्राप्त की हो, वही केवल संसार को अपनी विजय के अनुभव का फल प्रदान कर उसे समृद्ध कर सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर भी पिछले चैप्टर की तरह लंबा है, इसको भी हम 2 पार्ट में करेंगे। तो अभी भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। मिलती हूँ आप लोगों से इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का योगी कथामृत सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।